हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुनैद अली और ये हमारी वीडियो 3 है PHP बेसिक्स सीरीज की। इसमें हम देखेंगे PHP में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स PHP में या किसी भी लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं और अगर ऑपरेटर्स हमें सही से समझना है तो हम फिर कहीं नहीं जा रहे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसको गौर से देखिए। थोड़ा सा किसी किसी जगह पे आपको शायद ड्राई लगे, लेकिन पूरी वीडियो देखें और इसको प्रैक्टिस करें। तो शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स बेसिकली PHP में या किसी भी लैंग्वेज में एक ऐसे कैरेक्टर या कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि दो वैल्यूज़ के बीच में कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू का साइन। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है और ये हम लास्ट वीडियो में अपनी यूज़ भी कर चुके हैं। ये हमने यूज़ किया था कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए, तो एक वैल्यू थी और एक हमारा वेरिएबल था। तो वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन की, यानी दो चीज़ों के दरमियान असाइनमेंट ऑपरेटर ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जो कि असाइनमेंट का ऑपरेशन था। इसी तरह प्लस जो होता है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आता है और दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ के दरमियान जो है ये सम का या एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसी तरह फिर हमने एक और कैटेगरी देखी थी जो कि डॉट था या पीरियड भी कह सकते हैं इसे। तो ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर था और ये एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को, एक से ज़्यादा यानी दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में जोड़ सकता है, तो कंकैटिनेशन परफॉर्म करता है। तो ये तीन ऑपरेटर्स तो हमने लास्ट वीडियो में अपनी देखे थे। आज हम तमाम ऑपरेटर्स जो PHP में होते हैं उनकी कैटेगरी वाइज जो है सारी लिस्ट देखते हैं और उसको बाद में वीडियो में हम प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो PHP में कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं? सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एक पूरी कैटेगरी है, जो कि उसमें से एक हमने भी देखा, उसमें एक प्लस एडिशन का ऑपरेटर था। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स की कैटेगरी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की कैटेगरी है। ये 5 कैटेगरीज हैं हमारे पास जो कि ऑपरेटर्स की कैटेगरीज हैं, और इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं ये भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर है और उसकी एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि एक वैल्यू अगर x है तो उसके दरमियान अगर असाइनमेंट ऑपरेटर रखें और फिर y का एक और वेरिएबल या उसकी एक और वैल्यू हो y कोई, तो ये दोनों आपस में एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, या ये ऑपरेटर जो है इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस कर देगा और एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की ऑपरेटर है और ये x और माइनस y है। एग्जांपल इसकी कि x और y के दरमियान ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है जो कि x, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हम x का साइन यूज़ नहीं करते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। यहाँ पे कंप्यूटर्स में हम एस्टेरिक जो होता है इसका ऑपरेटर यूज़ करते हैं, इसका सिंबल यूज़ करते हैं, या स्टार भी आप इसे कह सकते हैं। तो x स्टार y जो है ये दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है और डिवीजन में हम स्लैश यूज़ करते हैं, और ये इसी तरीके से ये एग्जांपल अगर देखें तो x डिवाइड बाय y या x डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे तो x को ये y से डिवाइड कर देगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि जैसे अगर दो वैल्यूज़ को हम डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता है, तो मॉड्यूलस जो होता है वो रिमाइंडर हमें दिखाता है। जैसे अगर ये 10 है और हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो मॉड्यूलस ऑपरेटर 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10 और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर हम 9 की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 8 और 1 रिमाइंडर रहता है, तो हमें रिटर्न में 1 की वैल्यू मिलेगी। तो मॉड्यूलस बेसिकली डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको हमें रिटर्न करता है, उस वैल्यू को रिटर्न करता है। और उसके बाद कंकैटिनेशन का ऑपरेटर है जो कि बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी
इसको इसी कैटेगरी में कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग इसको अलग से रखते हैं। तो इसकी क्योंकि कोई और कैटेगरी बनती हुई नहीं है तो इसलिए इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की कैटेगरी में ही रख दिया जाता है। और ये कि इसको एग्जाम्पल अगर देखें तो x डॉट वाई या x पीरियड वाई, तो ये जो पीरियड का ऑपरेटर है x की वैल्यू को और y की वैल्यू को आपस में अरिथमेटिकली तो कुछ भी नहीं करेगा उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म, लेकिन इन दोनों को आपस में मिला के लिख देगा या मिला के रिटर्न कर देगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को मिला के रिटर्न कर दिया था। जिस तरह f नेम था और l नेम था, तो पीरियड का साइन लगाने से वो एक फुल नेम बन गया था। तो यही पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कॉन्कैटिनेशन इवन ऑन कोई भी नंबर्स की वैल्यूज अगर हो तो 2.3 लिखेंगे तो वो 2 और 3 को मिला के लिख देगा, ना कि उस पर कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करे। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी अपनी देखते हैं जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स तो एक हम देख चुके थे लास्ट वीडियो में अपनी, जो कि इक्वल्स टू है, और इक्वल्स टू यही करता है कि x इक्वल्स टू 3, तो x के अंदर 3 की वैल्यू को डाल देता है। तो ये सबसे जो है बेसिक फॉर्म होती है ऑपरेटर्स की, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। और लेफ्ट साइड पे जो ऑपरेंड होता है वो वैल्यू रिसीव करता है, और राइट साइड पे जो ऑपरेंड होता है उसकी वैल्यू जो है लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड के अंदर जाती है। जैसे कि इस सिनेरियो में है कि 3 की वैल्यू x में जाएगी, ना कि x की वैल्यू 3 में जाएगी। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स में होता है कि इक्वल्स टू या कोई भी ऑपरेटर हो तो वो लेफ्ट साइड पे जो होगा वो रिसीविंग एंड पे होगा। उसके बाद हम सेकंड ऑपरेटर देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में, जो है प्लस इक्वल्स टू। ये ना कि सिर्फ वैल्यू असाइन करता है x के अंदर या जो भी लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड होगा, बल्कि प्लस करके असाइन करता है जो कि पहले से x में वैल्यू होगी। लेट्स से अगर x की वैल्यू 3 थी, हमने जो पहले असाइन की है, और x के अंदर अभी वैल्यू 3 पहले से मौजूद है, तो इस दफा वो ये करेगा कि x यानी 3 प्लस इक्वल्स टू 3। तो इस दफा x के अंदर 3 वैल्यू नहीं होगी, इस दफा x के अंदर 6 वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पहले से जो 3 वैल्यू मौजूद थी उसके अंदर जो नई वैल्यू है वो प्लस करके x को असाइन करेंगे। तो ये प्लस इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है, ये कोई भी वैल्यू जो x की है वो मौजूदा वैल्यू, उसको नई वैल्यू से प्लस करके असाइन कर देता है। तो सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट है, ऑपरेटर है ये। तो माइनस इक्वल्स टू, हाइफन इक्वल्स टू भी कह सकते हैं। और इसकी एग्जांपल ये है कि ये x को जो पहले से उसके अंदर वैल्यू है उसके अंदर नई वैल्यू को माइनस करके फिर असाइन करेगा। जैसे अगर इस पूरे सिनेरियो में देखें तो x इक्वल्स टू 3 था, फिर यहाँ पे अगर x के अंदर पहले से 3 वैल्यू मौजूद है और उसके अंदर प्लस इक्वल्स टू 3 करें तो x के अंदर 6 हो जाएगी वैल्यू। और अगर हम दोबारा इसके ऊपर ये परफॉर्म करें x माइनस इक्वल्स टू 3, तो अब x के अंदर 6 माइनस 3 होके दोबारा 3 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से ये परफॉर्म करता है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है। फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये भी प्लस और माइनस ऑपरेटर्स की तरह ही काम करता है। ये सिर्फ इतना करता है कि नई वैल्यू को पुरानी वैल्यू जो x के अंदर पहले से मौजूद है उसके अंदर मल्टीप्लाई करके असाइन कर देता है। जैसे अगर 3 के अंदर, लेट्स से x के अंदर 3 मौजूद है वैल्यू, तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 होगा, और x के अंदर नई वैल्यू 9 आएगी। डिवीजन ऑपरेटर है जो कि स्लैश इक्वल्स टू होता है, और ये परफॉर्म ऐसे करता है कि x के अंदर जो पहले से वैल्यू है उसको 3 से डिवाइड करेगा और फिर उसके अंदर x के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर देगा। तो लेट्स से अगर x के अंदर इस दफा 9 वैल्यू है तो 9 को 3 से डिवाइड करेगा और फिर x के अंदर वो असाइन करेगा जो कि 3 होगी वैल्यू दोबारा से। और सबसे आखिरी में मॉड्यूलस असाइनमेंट है, और मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर जो होता है वो x के अंदर वैल्यू में असाइन करेगा। जैसे x के अंदर लेट्स से अगर अभी 3 की वैल्यू है तो 3 और 3 दोनों को 3 से डिवाइड करेगा, और जो उसका रिमाइंडर होगा तो वो x के अंदर असाइन होगा, जो कि इस एग्जांपल में 1 होगा, क्योंकि x के अंदर अगर 3 वैल्यू पहले से है और उसको 3 से डिवाइड करें तो 1 या फिर 0
इन दोनों में से कोई असाइनमेंट आएगी। तो वो हम प्रैक्टिकल करके अपनी वीडियो में देखेंगे क्या असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें असाइन करता है। और 0 आएगा इनफैक्ट, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3 और रिमाइंडर 0 ही बचता है, कोई 1 नहीं बचता। तो इसमें 0 आएगा इस दफ़ा। और फिर आखिरी में है डॉट इक्वल्स टू या पीरियड इक्वल्स टू, और इसमें सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कंकाटिनेशन परफॉर्म करेगा। और अगर 0 इसके अंदर वैल्यू है x के अंदर तो इस दफ़ा लिखा हुआ दिखा देगा, और 0 3, या अगर इसके अंदर वैल्यू जो भी है उसको 3 के साथ आखिरी में लिख के दिखा देगा सिंपली। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले इसमें प्लस प्लस का ऑपरेटर है। प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, यानी कि ये रिटर्न करने से पहले x की वैल्यू उसको पहले से प्लस करके हमें रिटर्न करेगा। ये कैसे होता है ये अभी हम प्रैक्टिकली अपने प्रोग्राम के अंदर देखेंगे। उसके बाद फिर x प्लस प्लस है जो कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, विच मीन्स कि ये x की वैल्यू पहले रिटर्न कर देगा और बाद में उसमें असाइनमेंट परफॉर्म करेगा या उसमें एक वैल्यू उसकी बढ़ा देगा। माइनस माइनस का जो ऑपरेटर है ये प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और ये पहले वैल्यू माइनस करेगा 1 और फिर x की वैल्यू रिटर्न करेगा। x माइनस माइनस या माइनस माइनस का जो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है ये, और ये ऑपरेटर जो है पहले x की वैल्यू रिटर्न कर देगा और बाद में उसमें से एक वैल्यू जो है या एक नंबर माइनस करेगा। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। इसके बाद हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को दरमियान जो है चेक परफॉर्म करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, और उसके बाद ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। जी हाँ, इससे पहले ट्रू और फॉल्स हमने अभी देखा रिटर्न नहीं हो रहा था, लेकिन कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो हैं वो रिटर्न कोई वैल्यू नहीं करते, ट्रू फॉल्स करते हैं या 1 और 0 करते हैं। 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। और x इक्वल्स टू y जो है वो इस तरीके से परफॉर्म होता है। अगर इसमें हम सिंगल इक्वल्स टू लिखेंगे तो x के अंदर वो y की वैल्यू डाल देगा जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए हमें 2 दफ़ा इक्वल्स टू लगाना पड़ता है, जिससे PHP को पता चलता है कि हम x और y को कंपैरिजन करना चाहते हैं कि x जो है वो y के बराबर है या नहीं है, या यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे जो कंडीशन है वो y, यहाँ पे राइट साइड पे जो कंडीशन है दोनों एक ही ट्रू रिटर्न कर रही हैं, या वो दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। हम अपनी वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कंपैरिजन्स होते हैं। उसके बाद ये है 3 दफ़ा इक्वल्स टू का 3 दफ़ा अगर लिखेंगे तो ये आइडेंटिकल कंपैरिजन होता है, जो कि हम अपनी वीडियो में देखेंगे। तो उसको बताने के लिए ये है कि जैसे पहले ऊपर जो है वो दोनों को वैल्यूज़ में कंपेयर करता है, इस दफ़ा जो ये 3 दफ़ा इक्वल्स टू का ऑपरेटर है ये सिर्फ वैल्यू ही नहीं बल्कि उसकी टाइप को भी कंपेयर करता है कि जैसे इस दफ़ा अगर x भी 5 है और y भी 5 है तो ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है इन दोनों की ये ट्रू होने के लिए कंडीशन, बल्कि x को भी इंटीजर और y को भी इंटीजर होना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर x इंटीजर और y जो है स्ट्रिंग होगा तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर जो है वो दोनों आइडेंटिकल टाइप्स नहीं है। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है हमारा वो है नॉट इक्वल्स टू, और ये परफॉर्म करता है कि x y के बराबर तो नहीं है। जैसे कि ये इक्वल्स टू है, ये नॉट इक्वल्स टू, और ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट है। तो बहुत दफ़ा हमें परफॉर्म करना होता है कि दोनों बराबर हैं, और बहुत दफ़ा हमें परफॉर्म करना होता है कि कहीं ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो इसलिए ये वाला ऑपरेटर नॉट इक्वल्स टू यानी एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू का साइन ये दोनों इस्तेमाल होते हैं एक साथ, ये एक ही ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लेस देन एंड ग्रेटर देन, और ये दोनों भी एग्जैक्टली नॉट इक्वल्स टू के तौर पे ही इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है कि बहुत सारे प्रोग्रामर्स वो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू का साइन जो है वो प्रेफर करते हैं और वो यूज़ करते हैं और इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दोनों का एग्जैक्ट सेम इफेक्ट है।
उसके बाद है x नॉट इक्वल इक्वल्स टू, जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है हमारे सेकंड वाले आइडेंटिकल कंपैरिजन का। ये नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन है कि कहीं जो है दोनों की टाइप तो नहीं मिलती और दोनों की वैल्यूज तो नहीं मिलती, तो ये वो कंपैरिजन है और इसको हम अपने वीडियो में टेस्ट करके देखेंगे। उसके बाद है ग्रेटर देन कंपैरिजन। ग्रेटर देन का जो ये साइन है ये चेक करता है कि लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। अगर x जो है वो y से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से छोटी होगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसी तरह ये लेस देन कंपैरिजन का ऑपरेटर है और ये चेक करता है कि x की वैल्यू अगर y की वैल्यू से छोटी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके बाद हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल्स टू में ये होता है कि वो चेक करता है कि x की वैल्यू अगर y की वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर भी है तो ट्रू रिटर्न कर दो। जैसे अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू भी 10 है तो इस ट्रू आएगी, क्योंकि उससे बड़े x बड़ा नहीं है लेकिन उसके बिल्कुल बराबर है, यानी कि 10 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर 11 है तो भी ट्रू रिटर्न करेगा। इनफैक्ट अगर 9 है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज x की वैल्यू ना ही बड़ी होगी और ना ही बराबर होगी y के। इसी तरह से x लेस देन और इक्वल्स टू का हमारा ऑपरेटर है और ये परफॉर्म करता है कि x की वैल्यू छोटी या y के बराबर है तो ट्रू रिटर्न करे, और अगर बड़ी है तो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। और सबसे आखिरी में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं PHP में, उसको देखते हैं। AND ये खुद एक ऑपरेटर है और एक कीवर्ड है, और ये हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर एंड का कीवर्ड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये असाइंड ऑपरेटर है PHP का। ये दो ऑपरेंड्स के दरमियान एंड की कंडीशन परफॉर्म करता है, यानी ये टेस्ट करता है कि लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे जो भी कंडीशन परफॉर्म हो रही है, जो भी कंपैरिजन हो रहा है, अगर दोनों तरफ से ट्रू रिटर्न होता है तो ये खुद ट्रू रिटर्न करता है। तो ये हम देखेंगे अपनी वीडियो में आगे। उसके बाद फिर और का ऑपरेटर है। ये रिटर्न करता है कि लेफ्ट साइड पे अगर कोई कंडीशन है और राइट साइड पे कोई कंडीशन है, और अगर लेफ्ट साइड की ट्रू हो जाती है या राइट साइड की ट्रू हो जाती है तो दोनों सूरत में ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट और राइट दोनों पे फॉल्स कंडीशंस होती हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। ज़ोर ऑपरेटर जो है वो ये कंडीशन परफॉर्म करता है कि लेफ्ट साइड पे जो कंडीशन है और वाई साइड पे जो कंडीशन है उनमें से कोई एक अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर दोनों ट्रू अगर रिटर्न होती हैं कंडीशंस, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे दोनों साइड पे अगर ट्रू होती हैं कंडीशंस, तो ज़ोर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ज़ोर बेसिकली ट्रू जब रिटर्न करता है जब लेफ्ट या राइट साइड दोनों में से किसी एक साइड पे भी ट्रू परफॉर्म होती है। और ज़ोर को आप प्लीज मिक्स नहीं कीजिएगा। और बेसिकली ये करता है कि लेफ्ट या राइट साइड पे दोनों में से किसी में भी अगर ट्रू परफॉर्म हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ज़ोर बेसिकली इसका बिल्कुल अपोजिट है, वो ये करता है कि अगर दोनों तरफ में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो लेकिन दोनों ट्रू ना हो तो ही ज़ोर रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये किस तरह ट्रू फॉल्स होता है इसमें भी कंफ्यूज ना हो, इसको हम अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में देखेंगे। उसके बाद है एंड का ऑपरेटर जो कि एग्जैक्ट आइडेंटिकल है AND वाले ऑपरेटर के। और इसके बाद हम जल्दी से देखते हैं कि और का ऑपरेटर है। ये दो पाइप के साइंस हैं। ये बेसिकली पाइप साइन कहलाता है। शिफ्ट और एंटर के ऊपर जो बैक स्लैश है, अगर शिफ्ट और बैक स्लैश का बटन दबाएं तो ये पाइप का साइन हमारे पास आता है। नॉर्मली मेरे कीबोर्ड पे तो यही है। और दो पाइप साइंस हमें लगाने होते हैं और ये एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी देता है हमें जो कि और का ऑपरेटर देता है। और प्रोग्रामिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस यही होती हैं कि प्रोफेशनली हम एंड और का जो ये दो हैं ऑपरेटर्स हम ये इस्तेमाल करते हैं, और AND और OR वाला ऑपरेटर हम अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट बिकॉज के वो ये दो जो हैं ये इजीली हमें नज़र भी आ जाते हैं और ये इंग्लिश के वर्ड्स हैं
तो ये हमें प्रोग्राम्स में सही से नज़र नहीं आते और ये मिक्सअप हो जाते हैं दूसरे वर्ड्स या दूसरे स्ट्रिंग्स या दूसरे वेरिएबल्स के दरमियान। तो इसलिए ये इजी और दूर से आइडेंटिफाइबल होते हैं कि 2 दफ़ा एंड लिखना या 2 दफ़ा पाइप का साइन लिखना एंड के लिए और के लिए। ये नॉट का ऑपरेटर है जो कि बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन प्रोग्रामिंग की ज़बान में ये नॉट का ऑपरेटर कहलाता है और ये वैल्यू रिटर्न करता है कि अगर ये बराबर ना हो तो, जैसे कि अगर x के अंदर वैल्यू है 3 और y के अंदर वैल्यू है 5 तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि x और y बराबर नहीं है। और अगर x और y दोनों के अंदर 3 वैल्यूज हैं तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि x और y बराबर हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स जो हैं वो किस तरह काम करते हैं। और मैंने पहले से वीडियो 3 की फाइल बना के रख ली है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आज हमें कवर करना है और मुझे शायद याद नहीं रहता कुछ टॉपिक, तो मैंने पहले से वो कमेंट्स अपने पास इसमें लिख लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक एको की स्टेटमेंट लिख दी है और इसमें h1 का HTML टैग दिया जो कि हेडिंग का होता है सबसे बड़ा टैग, और इसमें मैंने ऑपरेटर्स इन PHP की हेडिंग डाल दी है और आखिरी में मैंने w3peak.com लिखा है जो कि आज ही हमने डोमेन लिया है और उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई आ रही है एको के फंक्शन में जो हमने कॉल किए, और ये हमारी वेबसाइट है जो कि अभी ऑफ कोर्स कंप्लीट नहीं है, आज ही डोमेन लिया है और ये कोई बहुत जल्दी वेबसाइट आप देखेंगे ऑनलाइन, और इसमें सारी वीडियोस हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। और इस वेबसाइट में PHP बेसिक्स के बाद हम PHP बियॉन्ड बेसिक्स की सीरीज करेंगे, उसके बाद PHP एडवांस्ड की सीरीज करेंगे जिसमें सिक्योरिटीज़ और फाइल अपलोडिंग और काफ़ी एडवांस टॉपिक्स कवर करेंगे अपने। और फिर उसके बाद हम PHP का कोई प्रोजेक्ट करके देखेंगे जिसके अंदर कोई ब्लॉग बना सकते हैं या PHP का कोई फोरम बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो जाएगी PHP जो हमने सीखी होगी जब तक। अभी आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर हमारी सारी वीडियोस देख सकते हैं जो अभी तक बनी है। अभी तो इसमें 2 वीडियोस ही हैं और ये 3rd वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और आप सब्सक्राइब भी करा सकते हैं हमारे पास कि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी वो आपको फ़ौरन सबसे पहले YouTube के ऊपर मिल जाएंगी और आप आराम से देख सकते हैं सारी वीडियोस यहाँ पे हमारे इस चैनल के ऊपर जो कि है youtube.com/w3peak। ओके, इसको बंद कर लेता हूँ मैं। तो ये हमारे पास हेडिंग आ गई है ऑपरेटर्स इन PHP, और इसको हम कॉन्टेक्स्ट में दोबारा जाके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले प्लस या एडिशन का ऑपरेटर है। तो हमें क्योंकि सही से नज़र आए कि हम कौन कौन से परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेटर्स, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर मैं एको की स्टेटमेंट लिखता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ H3 यानी छोटी हेडिंग एक डालता हूँ और उसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन ऑपरेटर, और इसी को मैं 4-5 दफ़ा पेस्ट करके सारे ऑपरेटर्स का लिख लेता हूँ। और एडिशन के बाद हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है, उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फिर हम देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर, और फिर हम देखेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर, और सबसे आखिरी में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ये भी इसको डिस्टिंग्विश कर दें कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हम लिख रहे हैं, तो ये बल्कि इसको H3 कर देते हैं और नीचे वाला को H5 कर देते हैं। इसको मैं पेस्ट करके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ सब जगह। काफ़ी नाइसली फॉर्मेटेड हो जाएगा, सब साफ नज़र आएगा क्योंकि काफ़ी सारे ऑपरेशन हैं तो शायद मिक्सअप ना हो जाए। तो यहाँ पे हम अरिथ
मैट्रिक ऑपरेटर्स लिख लेते हैं और इसको जल्दी से फायरफॉक्स में देख लेते हैं कि सही नज़र आ रहा है। सही नज़र आ रहा है तो इसको अच्छा, अब हम सबसे पहले अपने एडिशन ऑपरेटर पे आ जाते हैं। एडिशन ऑपरेटर में सबसे पहले हम ये करते हैं कि दो वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, x इक्वल्स टू 5 या x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 3। उसके बाद हम एको करते हैं $x और हमारा एडिशन का ऑपरेटर यानी प्लस आएगा और फिर $y। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया हमारे पास। तो ये हमारे पास 6 का रिजल्ट आया है और 6 का रिजल्ट इसलिए आया है कि x और y की वैल्यू दोनों को आपस में एडिशन किया है, एडिशन के ऑपरेटर ने प्लस किया है। तो इसी को एग्जैक्टली हम यहाँ पे इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो इस दफ़ा हम एको करते हैं $x माइनस $y और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो हम वही वैल्यूज़ x और y की इस्तेमाल कर रहे हैं और इस दफ़ा हम सॉरी यहाँ पे इसमें गैप नहीं होना चाहिए और इस तरह से ये माइनस करके चेक करते हैं कि इस दफ़ा x और y माइनस ऑपरेटर के साथ क्या वैल्यूज़ देते हैं। इसको प्लस, इसको सेव करते हैं और टेस्ट करते हैं अपने फायरफॉक्स में। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू आ रही है बिकॉज 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x में भी 3 था, y में भी 3 था और 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 0 आती है वैल्यू, तो वो हमारे पास 0 प्रिंट हो गई स्क्रीन पे। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं एको $x और यहाँ पे हमारे पास स्टार का साइन आएगा जो कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है और फिर $y और सेमीकोलन दे के फिर सेव करते हैं। फायरफॉक्स में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9, तो ये सही 9 दे रहा है वैल्यू। कॉन्टेक्स्ट में हम दोबारा डिवीजन का ऑपरेटर जल्दी से कोड करते हैं और फिर इसकी वैल्यू देखते हैं $x डिवाइड बाय $y और सेमीकोलन। तो इस दफ़ा 3 को डिवीजन ऑपरेटर जो है वो 3 से डिवाइड करेगा बिकॉज x और y दोनों में 3 की वैल्यूज हैं। तो हम इसको टेस्ट करते हैं। इसको सेव किया है, ये सेव कर लेते हैं और फिर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस दफ़ा डिवीजन ऑपरेटर ने 1 जो है रिटर्न किया है और 1 इसलिए रिटर्न किया है कि 3 के अंदर 3 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 1 जो है वो रिटर्न होता है या 1 आंसर होता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3, तो 1 जो है वो डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न कर रहा है। अब हम मॉड्यूलस देखते हैं। मॉड्यूलस के लिए काम करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी रखते हैं कि हमें इसकी फंक्शनैलिटी सही समझ आ सके। जैसे अगर मैं इसमें 10 लिखता हूँ तो 3 को अगर 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो मॉड्यूलस 1 रिटर्न करना चाहिए इसे, बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 और रिमाइंडर 1 आता है। तो इसको हम देखते हैं $x मॉड्यूलस साइन लगाते हैं और फिर $y का वेरिएबल सेमीकोलन सेव करते हैं और फायरफॉक्स में रिफ्रेश करके देखेंगे तो मॉड्यूलस ने 1 रिटर्न किया और डिवीजन ऑपरेटर देख रहे हैं इस दफ़ा आप अलग रिटर्न कर रहा है वैल्यूज़ और सारी वैल्यूज़ तब्दील हो गई क्योंकि हमने x की वैल्यू चेंज की थी। तो वो छोड़ते हैं, अभी बाद में उसको देखते हैं। और जो मॉड्यूलस जो है इसने 1 रिटर्न किया है क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 और पूरी तरह डिवाइड नहीं हो सकता 10 3 से, 1 रिटर्न करता है रिमाइंडर में। अगर इसको हम 9 कर दें x की वैल्यू को और इसको सेव करें तो इस दफ़ा मॉड्यूलस 0 रिटर्न करेगा। देखें अब 0 रिटर्न किया इसने बिकॉज 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 9 और रिमाइंडर 0 ही बचता है।
अब हम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर जो है ये अपना देखते हैं कहाँ। अच्छा, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है हमारा, और यहाँ पे एको करते हैं $x $y सेमीकोलन $x यानी कि 9 और 3। इस दफ़ा आप देखेंगे कि 93 लिखा हुआ दिखाएगा हमें PHP। उसको सेव करके देखते हैं और ये 93 लिखा हुआ आ गया है। 9 और 3 को कॉन्कैटिनेट करके PHP ने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। तो ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, और अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स अपने देखते हैं। तो अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स शुरू करते हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स शुरू करने से पहले काफ़ी सारा कोड है जो कि डिस्प्ले हो रहा होगा और काफ़ी जंबल अप हो जाएगा। तो अगर इस सबको हमें एक साथ ही कमेंट करना हो तो उसके लिए हम मल्टी लाइन कमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं PHP में, जो कि स्लैश और स्टार की वैल्यू होती है। और आप देख रहे हैं सारा कमेंट हो गया है, सब ग्रे हो गया, और जहाँ तक हमें करना है वहाँ तक फिर स्टार और स्लैश को अगर हम लिखेंगे तो वो, जैसे अब आप देख रहे हैं कलर्ड वैल्यू आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ तक सब कुछ कमेंट कर दिया इन दोनों के दरमियान। तो दोबारा इसको करके देख लेते हैं। मल्टी लाइन कमेंट है ये हमारा कि स्लैश स्टार से स्टार्टिंग होगी मल्टी लाइन कमेंट की, और स्टार स्लैश से उसकी एंडिंग हो जाएगी। तो ये उठा के इसको मैं कट करके असाइनमेंट ऑपरेटर्स से पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो सारे का सारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वाला कमेंट हो गया पोर्शन हमारा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स शुरू करते हैं, और सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर जो है हमारा वो है इज इक्वल्स टू या इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं उससे पहले कि x और 9 की जो वैल्यू है इसको कट करके बाहर ले आते हैं कमेंट से, क्योंकि हम इनके ऊपर अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू का ऑपरेटर है, और अभी हम देखते हैं कि x और y के अंदर जो वैल्यूज हैं वो हैं x के अंदर 9 वैल्यू है, y के अंदर 3 वैल्यू है। और असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे पहले जो इक्वल्स टू का ऑपरेटर है वो हम यूज़ करके देखते हैं। तो $x इक्वल्स टू 5 कर देते हैं सेमीकोलन। तो $x यानी x के वेरिएबल में 9 वैल्यू थी, तो अब हमने चेंज करके 5 कर दिए। इसको एको करके देखते हैं कि ये सही परफॉर्म हुआ है या नहीं। सेव करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 किया था। अच्छा, इसको फॉर्मेट भी दोबारा से कर लेते हैं। ये हमारी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की सीरीज है, और इसमें ये है इक्वल्स टू का ऑपरेटर या बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारा, ये जो इक्वल्स टू का साइन है। बेसिक असाइनमेंट के बाद हम देखेंगे कि एडिशन असाइनमेंट किस तरह काम करता है। उसके बाद सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट देखेंगे। फिर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट। फिर देखेंगे डिवीजन असाइनमेंट, और सबसे आखिरी में बल्कि उससे मॉड्यूलस असाइनमेंट, और सबसे आखिरी में कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई थी, असाइन की थी x के अंदर 5 की वैल्यू, एको करके देखा था तो 5 प्रिंट हो रहा था। एडिशन असाइनमेंट करते हैं अब। $x प्लस इक्वल्स टू 5। तो इस दफ़ा x की वैल्यू जो है 5 प्रिंट नहीं होनी चाहिए,
बल्कि 10 प्रिंट होने चाहिए। एडिशन असाइनमेंट जो है प्लस इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है वो इस दफ़ा x के अंदर 5 की वैल्यू, पुरानी 5 की वैल्यू के अंदर एडिशन करके प्रिंट करेगा। तो बेसिकली x के अंदर पहले से 5 की वैल्यू है और 5 की वैल्यू हम नहीं देना चाह रहे हैं, तो 10 जो है x की नई वैल्यू होगी। इसको हम फायरफॉक्स में जाके देखते हैं। तो ये एडिशन असाइनमेंट जो है ये आप देख रहे हैं 10 की वैल्यू दे रहा है, बिकॉज x के अंदर पहले से 5 की वैल्यू थी और 5 की वैल्यू मजीद हमने एडिशन ऑपरेटर के बाद लगाई थी जो कि ये है। तो इसलिए एको जो है 10 हुआ, ना कि 5, या इधर भी 5 नहीं हुआ, 10 हुआ बिकॉज x में पहले से 5 की वैल्यू थी और प्लस इक्वल्स टू का साइन जो है एडिशन ऑपरेटर हमारा वो 5 के अंदर 5 की वैल्यू ऐड करके फिर हमें डिस्प्ले करा रहा है। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट देखते हैं। $x माइनस इक्वल्स टू 5। तो इस दफा क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? इस दफा 0 प्रिंट होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट जो है माइनस इक्वल्स टू वो 5 की वैल्यू x के अंदर से माइनस करके प्रिंट करेगा। यानी पहले जो x के अंदर वैल्यू है उसके अंदर से 5 माइनस करेगा और फिर एको का फंक्शन जो है वो x को प्रिंट करेगा। तो इस सिनेरियो में देखते हैं सेव करके फायरफॉक्स में कि क्या वैल्यू प्रिंट होती है। तो इस दफ़ा 5 प्रिंट हुई है बिकॉज पहले उसके अंदर 10 वैल्यू थी जो कि हमने यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू के ऑपरेटर के साथ असाइन की थी उसमें, और इस दफ़ा माइनस इक्वल्स टू का ऑपरेटर जो है 5 की वैल्यू उससे माइनस कर रहा है। तो 10 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 हो गया है, इसलिए यहाँ पे 5 डिस्प्ले हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट देखते हैं। $x और स्टार इक्वल्स टू का ऑपरेटर जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। तो स्टार इक्वल्स टू 5 और सेमीकोलन देते हैं और फिर एको करके $x को प्रिंट करते हैं, अपने वेरिएबल को सेव करते हैं PHP फाइल और फायरफॉक्स में रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे 25 आ रहा है बिकॉज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। x के अंदर पहले से 5 की वैल्यू मौजूद थी। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो 5 की वैल्यू मजीद जो हमने यहाँ दी उसको उसके अंदर जो उसकी वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई किया, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25 वो यहाँ प्रिंट करा दिया वेरिएबल एको ने। डिवीजन ऑपरेटर देखते हैं। $x स्लैश इक्वल्स टू जो कि हमारा डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद हम 5 करते हैं, 5 लिखते हैं और सेमीकोलन देते हैं। इसको एको करके टेस्ट करते हैं कि x के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए। सेव करते हैं स्क्रिप्ट, फायरफॉक्स में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो 5 को अगर 5 से डिवाइड 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 की वैल्यू आती है, क्योंकि लास्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर ने $x के वेरिएबल के अंदर 25 की वैल्यू दे दी थी, और इस दफ़ा हम अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की वैल्यू आएगी। तो अब देखते हैं मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो $x मॉड्यूलस इक्वल्स टू जो कि मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है हमारा, और आगे हम वैल्यू देते हैं 2 की और सेमीकोलन से एंड करते हैं अपनी स्टेटमेंट, और एको की कमांड लिख के $x को प्रिंट करा के देखते हैं इसमें वैल्यू क्या आती है। सेव करते हैं PHP स्क्रिप्ट, फायरफॉक्स में इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो 1 रिटर्न कर रहा है। ये इसलिए है कि x के अंदर 5 की वैल्यू पहले से मौजूद थी, और मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो 2 से उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो वैल्यू x के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो 5 को 2 से पूरी तरह हम डिवाइड नहीं कर सकते। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 और रिमाइंडर 1 बचता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 जो है मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर ने प्रिंट किया है। इसको हम अगर थोड़ा सा चेंज करके देखें, जैसे अगर इसको हम 5 लिख दें यहाँ पे, तो इस दफ़ा 0 वैल्यू आनी चाहिए असाइनमेंट ऑपरेटर जो देगा मॉड्यूलस वाला। तो मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर इस वक्त 0 वैल्यू रिटर्न कर रहा है बिकॉज 5 डिवाइड बाय 5 के बाद 0 रिमाइंडर बचता है। तो इसको हम 2 कर देते हैं दोबारा से।
सेव कर लेते हैं और आखिरी में कंकैटिनेशन परफॉर्म करते हैं और $x डॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम 5 लिख लेते हैं और सेमीकोलन और आखिरी में एको प्रिंट कराते हैं x की वैल्यू, सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश करेंगे तो 1 और 5 लिखा हुआ आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पहले से मॉड्यूलस ऑपरेटर जो था उसने 1 रिटर्न किया था और नई वैल्यू हमने 5 दी है यहाँ पे। तो कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ पुरानी और नई वैल्यू को मिला के दिखा देता है और कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करता। तो अगर हम यहाँ पे 5 दोबारा लिख दें, सेव करके देखें तो इस दफ़ा 05 की वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन पे, जैसा आप नहीं देखा 05 की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो ये हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे सारे। अब हम देखते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। तो उससे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ सारा ऊपर वाला कोड और इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अब शुरू करते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में हमारे पास 4 ऑपरेटर्स हैं, जिसमें प्लस प्लस एक्स यानी प्री एडिशन ऑपरेटर है, पोस्ट एडिशन ऑपरेटर है, प्री सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है और पोस्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। तो इसको हम जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। तो प्री एडिशन ऑपरेटर इस तरह काम करता है कि जैसे कि अभी हमने देखा कि x के अंदर 10 की वैल्यू है, तो अगर हम इसको एको करें $x को, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। लेकिन अगर हम इसको एको ऐसे करें कि प्लस प्लस $x, तो ये देखते हैं कैसे प्रिंट करता है। तो फायरफॉक्स में हम प्रिंट करते हैं और ये हमारी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की सारी सीरीज हम देख रहे हैं। तो ये प्लस प्लस या प्री एडिशन ऑपरेटर जो है वो 11 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि रिटर्न करने से पहले उसने x के अंदर एक वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है, जो कि प्री एडिशन ऑपरेटर, जिसकी वजह से ये कहलाता है प्लस प्लस। तो प्री एडिशन ऑपरेटर इस तरह काम करता है कि वैल्यू को पहले एडिशन करता है मौजूदा वैल्यू में जो x में पहले से मौजूद थी और उसको रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं पोस्ट एडिशन ऑपरेटर किस तरह काम करता है। अगर हम एको करते हैं $x प्लस प्लस सेमीकोलन, इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है। वो इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि 11 पहले से वैल्यू थी इसमें। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अब हमारे पास दोबारा x की वैल्यू 10 हो गई है, जो कि ऊपर हमारे पास थी। बल्कि मैं इसको पेस्ट करके नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि हमें आसानी से नजर आए। अब x के अंदर 10 वैल्यू है, y के अंदर 50 वैल्यू है। तो हम देखते हैं कि पोस्ट एडिशन ऑपरेटर किस तरह काम करता है इस सिनेरियो में। x के अंदर 10 वैल्यू है, $x प्लस प्लस अगर हम लिखेंगे तो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 प्रिंट हुआ है। वो इसलिए क्योंकि 10 तो प्रिंट हो गया, लेकिन इसके अंदर 10 इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि बाद में प्लस प्लस ने इसके अंदर एक वैल्यू ऐड की है, वो हमें अभी दिख नहीं रही है। लेकिन अगर हम एको करें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू को और सेमीकोलन लिख के इसको सेव करें और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं फायरफॉक्स को, तो आप देख रहे हैं कि आप 11 वैल्यू प्रिंट हुई है। तो पोस्ट एडिशन ऑपरेटर ने बेसिकली किया ये था कि एको करते वक्त पुरानी वैल्यू रिटर्न की थी, लेकिन रिटर्न करने के बाद एक दफ़ा उसमें एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी थी। तो नेक्स्ट टाइम हम बगैर किसी इंक्रीमेंटेशन के अगर x को प्रिंट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हुई भी वैल्यू आ रही है, जो कि 10 नहीं 11 है। अब हम टेस्ट करते हैं प्री सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर को। तो एको करते हैं प्री में पहले हमें माइनस माइनस लिखना है और बाद में वैल्यू लिखनी है और सेमीकोलन लिख के हम सेव करते हैं और फायरफॉक्स में देखते हैं। तो फायरफॉक्स में जो है 10 वैल्यू प्रिंट हुई है
लास्ट टाइम 11 वैल्यू हो गई थी प्लस प्लस ऑपरेटर की वजह से, और आप देख रहे हैं कि प्री सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है उसको पहले माइनस करके और फिर प्रिंट की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और फिर एक्स की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब हम देखते हैं कि पोस्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या काम करता है। तो वो एको करते हैं $x माइनस माइनस और सेमीकोलन से स्टेटमेंट को हम ख़त्म करके सेव करते हैं फाइल, और यहाँ पे हम देखेंगे कि दोबारा 10 वैल्यू ही प्रिंट होगी। 10 वैल्यू इसलिए प्रिंट हुई है यहाँ पे दोबारा क्योंकि x की वैल्यू रिटर्न करने के बाद माइनस माइनस ऑपरेटर ने उसमें से एक वैल्यू माइनस की है। तो ये टेस्ट करने के लिए हम एको अगर x की वैल्यू दोबारा से करें तो इस दफ़ा हमें यहाँ पे 9 भी दिखाएगा 10 के बाद। तो रिफ्रेश करते हैं तो आप ये देख रहे हैं अब 10 और फिर 9 प्रिंट हो रहा है, जिससे ये साबित होता है कि माइनस माइनस ऑपरेटर जो है वो पोस्ट सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है और वो रिटर्न करने के बाद वैल्यू को माइनस कर रहा है। तो ये हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स थे। इसके बाद हम देखेंगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम अपने देखते हैं। इक्वल्स कंपैरिजन जो है सबसे पहले वो देखते हैं। x के अंदर 10 की वैल्यू है, y के अंदर 50 की वैल्यू है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम एको करके चेक करते हैं कि हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो क्या रिटर्न करता है। तो हम $x जो है और इक्वल्स टू $y हम ये लिखते हैं सेमीकोलन आखिरी में। तो हम बेसिकली PHP को ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को कंपैरिजन करो कि x और y जो है वो उनकी वैल्यू जो है वो बराबर है या नहीं है, जो कि इस केस में नहीं है। तो एको हमें 1 प्रिंट होगा या ट्रू प्रिंट होगा, देखते हैं। सेव करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है। वो उसकी वजह ये है कि ये फॉल्स रिटर्न किया है उसने। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू को 10 कर दें, सेव करें और फायरफॉक्स में देखें तो हमें 1 प्रिंट होकर नजर आएगा, तो जिसका मतलब है ट्रू। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ट्रू और फॉल्स को 1 और 0 के तौर पे भी ट्रीट करती हैं, और ट्रू और 1 जो है एक ही होता है, 0 और फॉल्स एक ही होता है। अब हम आइडेंटिकल ऑपरेटर जो है, आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर, इसको टेस्ट करते हैं। एको करते हैं $x इक्वल्स टू $y। इस दफा हमने 3 दफा इक्वल्स टू का साइन लगाया है, आखिरी में सेमीकोलन लगाया। इक्वल्स टू का जो ऑपरेटर है, आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर, वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही नहीं बल्कि ये भी देखता है कि दोनों की टाइप सिमिलर है कि नहीं। इस केस में हमारे पास टाइप जो है दोनों वेरिएबल्स में एक ही है, जो कि इंटीजर है। तो इसको हम देखते हैं, हमारे पास 1 प्रिंट होना चाहिए इस वक्त। आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसने हमें 1 प्रिंट किया है क्योंकि x और y में सेम वैल्यूज ही नहीं थी सिर्फ, बल्कि उन दोनों की टाइप भी सेम थी। अब इसको अगर हम स्ट्रिंग बना दें और सेव करके टेस्ट करें तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा या कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। तो हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा है और कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है PHP, क्योंकि इस दफ़ा टाइप जो थी हमने इसकी चेंज करके स्ट्रिंग कर दी थी। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, वो सिर्फ वैल्यूज ही नहीं बल्कि उनकी टाइप को भी कंपेयर करता है। और अब हम टेस्ट करते हैं नॉट इक्वल्स कंपैरिजन जो है, और नॉट इक्वल्स कंपैरिजन जो है उसको एको करके हम देखते हैं कि $x is not equals to $y सेमीकोलन, और हम प्रिंट करते हैं। इस वक्त x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है और दोनों बराबर हैं, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं नॉट इक्वल्स में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, और इसको हम अगर वैल्यूज को चेंज करें, इसको लेट्स से हम 50 कर देते हैं दोबारा और सेव करते हैं, तो इस दफा 1 प्रिंट होगा या ट्रू रिटर्न होगा हमें। तो नॉट इक्वल्स जो कंपैरिजन हमारे पास है, इस दफा 1 प्रिंट हो रहा है या ट्रू रिटर्न किया PHP ने, क्योंकि इस दफा x और y की वैल्यू बराबर नहीं है।
तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो है नॉट इक्वल्स टू का, वो ये कंपेयर करता है कि x और y की वैल्यू अगर बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करो, जो इस केस में हमारे पास ट्रू रिटर्न हुआ है। तो इसके बाद हम टेस्ट करते हैं नॉट इक्वल्स कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। वैसे प्रोग्रामिंग में हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते, और प्रोफेशनली तो शायद मैंने इसको बहुत ही कम इस्तेमाल होते हुए देखा है, तो इसको फिर भी हम इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और इस तरह से इसको लिखते हैं, और इस दफ़ा भी 1 वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो ये 1 आ गई वैल्यू, इसको वैल्यूज़ सिमिलर करके एक जैसी वैल्यूज करके भी टेस्ट कर लेते हैं कि 0 आती है वैल्यू या नहीं आती। तो आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा दोनों नॉट इक्वल्स जो हैं उन दोनों ने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की है, क्योंकि वैल्यू जो है वो दोनों की वेरिएबल्स की x और y की बराबर है। तो नॉट इक्वल्स टू की दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं और 0 रिटर्न कर रही हैं, या फॉल्स रिटर्न कर रही हैं हमारे पास। अब हम नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर को चेक करते हैं। आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर हमें ट्रू रिटर्न कर रहा था कि अगर x और y के अंदर सिमिलर वैल्यूज हैं और दोनों की टाइप भी बराबर है और स्ट्रिंग वैल्यू ना हो तो ट्रू रिटर्न कर रहा था, और अगर स्ट्रिंग वैल्यू थी और दूसरी इंटीजर वैल्यू थी तो वो फॉल्स रिटर्न कर रहा था। अब हम नॉट आइडेंटिकल को टेस्ट करके देखते हैं। एको करते हैं $x नॉट आइडेंटिकल टू $y सेमीकोलन। अब देखते हैं x और y के अंदर बेसिकली आइडेंटिकल वैल्यूज हैं और टाइप भी आइडेंटिकल है, लेकिन हम यहाँ पे इस दफ़ा PHP को बोल रहे हैं कि हमें नॉट आइडेंटिकल टाइप्स अगर हो तो ट्रू दो, तो इस दफ़ा फॉल्स रिटर्न होगा हमारे पास। सेव करते हैं, टेस्ट करते हैं। नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। और इसको अगर हम चेंज कर लें, लेट्स से कि हम इसको 9 कर लेते हैं और सेव करके टेस्ट करते हैं, तो इस दफ़ा नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसने हमें 1 रिटर्न किया है, क्योंकि वैल्यू जो है दोनों की वो आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको आइडेंटिकल वैल्यूज में दें और टाइप अगर चेंज कर दें तो भी ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। तो नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर जो है इस दफ़ा भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही नहीं बल्कि ये भी चेक करता है कि अगर दोनों की टाइप अलग है तो भी 1 रिटर्न कर दे, टू भी ट्रू रिटर्न कर दे। तो ये हमारे पास हो गया नॉट आइडेंटिकल कंपैरिजन ऑपरेटर। और अब हम देखते हैं ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारा। ये इस तरीके से हम लिखेंगे कि $x ग्रेटर देन $y। अगर x की वैल्यू y से बड़ी है तो ये 1 रिटर्न करेगा या ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर छोटी है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे $x की वैल्यू 10 थी और y की वैल्यू 10 थी, लेकिन ये स्ट्रिंग्स में हमने कन्वर्ट करी हुई थी, तो स्ट्रिंग्स हटा देते हैं और यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसके अंदर वैल्यू इंक्रीज करके x के अंदर 100 कर देता हूँ और y के अंदर 10 रहने देते हैं, तो इससे x की वैल्यू y से बड़ी है। उसको सेव करते हैं और ये क्योंकि वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा। रिफ्रेश करते हैं फायरफॉक्स को और यहाँ पे हमने देखा ग्रेटर देन में ट्रू रिटर्न हुई है वैल्यू, क्योंकि x जो है वो y से बड़ा है। तो ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर जो है, जो कि ग्रेटर देन का सिंबल है, वो ये चेक करता है कि $x जो है या लेफ्ट साइड पे जो भी ऑपरेंड है वो राइट वाले ऑपरेंड से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर छोटा है तो फॉल्स। तो ये भी हम टेस्ट कर लेते हैं। इसको अगर हम लेट्स से 2 0 लगा के 1000 करते हैं तो इस दफ़ा ये कंडीशन ट्रू के बजाय फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि y इस दफ़ा बड़ा है x से। सेव करके टेस्ट करते हैं और इस दफ़ा कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की। ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर ने फॉल्स रिटर्न किया है, क्योंकि x जो है वो y से छोटा हो गया, जो कि 1000 हो गया y और x 100 हो गया। अब हम लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर को देखते हैं और प्रिंट करते हैं echo $x लेस देन
डॉलर वाई सेमी कॉलन। तो इससे हम इस दफ़ा पूछ रहे हैं कि अगर x की वैल्यू y से छोटी है तो ट्रू रिटर्न करो, और x की वैल्यू इस दफ़ा y से छोटी है तो ट्रू ही प्रिंट होना चाहिए, 1 प्रिंट होना चाहिए। तो रिफ्रेश करते हैं और लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर ने हमें ट्रू रिटर्न किया क्योंकि x के अंदर इस दफ़ा छोटी वैल्यू है y से। और अगर हम इसको दोबारा से 10 कर दें और सेव करें तो ये x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी और फॉल्स रिटर्न करेगा PHP। इसको भी रिफ्रेश करके टेस्ट करते हैं। लेस देन कंपैरिजन ऑपरेटर अब काम नहीं कर रहा है, उसने फॉल्स रिटर्न किया। और साथ ही अगर आप देखें तो ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑपरेटर ने ट्रू रिटर्न कर दिया क्योंकि कंडीशन उसके हक में सही हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का जो नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है, एको करते हैं $x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू $y। ये ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का ऑपरेटर, ये कंडीशन परफॉर्म करता है कि अगर x के अंदर वैल्यू y से बड़ी या बराबर भी है तो ट्रू रिटर्न कर दे, और अगर छोटी है तो फॉल्स रिटर्न करे। तो इसलिए अभी हम देखें तो इसके अंदर कंडीशन में ये होगा कि x के अंदर 100 है वैल्यू और y के अंदर 10 है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज x जो है वो y से बड़ा है। तो इसको हम सेव करके टेस्ट करते हैं और अगर हमने देखा तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के अंदर ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि x के अंदर वैल्यू बड़ी थी और y के अंदर छोटी थी, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई जो कि ग्रेटर देन की है। अब हम ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के अंदर इक्वल्स टू वाली कंडीशन भी ट्रू करके टेस्ट करते हैं। अब x और y दोनों इक्वल्स हो गए हैं तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू परफॉर्म हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी कि x जो है वो y से बड़ा या बराबर है। तो इसको टेस्ट करते हैं, अभी भी हमारे पास ट्रू आना चाहिए और अभी भी ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई है कि x की वैल्यू y से बड़ी या बराबर है। अब हम टेस्ट करते हैं लेस देन और इक्वल्स टू, एको करके देखते हैं $x लेस देन और इक्वल्स टू $y और सेमीकोलन लगाते हैं। अब हम टेस्ट ये कर रहे हैं कि x की वैल्यू अगर y की वैल्यू से छोटी है या बराबर है तो ट्रू रिटर्न करो। इस केस में अभी बराबर है तो ट्रू रिटर्न ही करेगा PHP। इसको हम सेव किया था, सेव कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं और ट्रू रिटर्न हुआ है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। अब इस दफ़ा हम x की वैल्यू छोटी करके देख लेते हैं कि वो भी ट्रू करता है या नहीं। x के अंदर 50 मैंने वैल्यू कर दी है, सेव करते हैं और लेस देन और इक्वल्स टू की कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से छोटी है। और ये ऑपरेटर ये देखता है कि वैल्यू अगर x की छोटी या उसके बराबर भी है तो ट्रू रिटर्न करो, या बड़ी नहीं होनी चाहिए बस। तो इसको हम बड़ी करके देख लेते हैं कि फिर क्या रिटर्न करेगा। सेव करते हैं। अब x की वैल्यू जो है वो y से बड़ी है तो ये कंडीशन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू के बाद कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है क्योंकि ये फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई है बिकॉज x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू से बड़ी है। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स है। और अब हम इसको कमेंट करके लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले एंड ऑपरेटर को टेस्ट करते हैं। एको करते हैं एक कंडीशन कि $x इक्वल्स टू 500 एंड ऑपरेटर लगाते हैं अपना बीच में और $y इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन देते हैं। तो इस कंडीशन में बेसिकली हम PHP से पूछ रहे हैं कि अगर 500 है x के अंदर और 100 है y के अंदर तो ट्रू रिटर्न करो। तो इसको हम सेव करते हैं फायरफॉक्स में, यहाँ पे हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो इस दफ़ा PHP ने ट्रू रिटर्न किया है क्योंकि 500 है x के अंदर और y के अंदर भी 500 है और ये कंडीशन ट्रू हो रही है। इसको अगर हम चेंज करके 50 कर देते हैं x के अंदर तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
और इसको रिफ्रेश करते हैं। इस दफ़ा फॉल्स आया है, कुछ भी नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि भले x के अंदर 100 वैल्यू है, लेकिन एंड का ऑपरेटर दोनों साइड पे ट्रू कंडीशंस होती हैं तो रिटर्न करता है ट्रू। और इस दफ़ा लेफ्ट साइड पे कंडीशन फॉल्स हो गई है क्योंकि 50 नहीं है, x के अंदर 500 है, तो इसलिए PHP ने फॉल्स रिटर्न किया है। अब हम और की वैल्यू टेस्ट करते हैं जो कि एंड के अपोजिट है, और एग्जैक्टली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, और एंड के बजाय हम और लिख लेते हैं। तो इस दफ़ा हम PHP से पूछेंगे कि x के अंदर या y के अंदर में से कोई भी सी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो हमें ट्रू रिटर्न कर दो। तो इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं तो और के अंदर ट्रू रिटर्न हो रहा है। क्योंकि y की कंडीशन ट्रू हो रही है इसलिए और का ऑपरेटर वो ट्रू रिटर्न करता है, भले एक साइड पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो रही है या वैल्यू फॉल्स हो रही है, लेकिन दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू रिटर्न करता है। जबकि एंड का ऑपरेटर दोनों साइड पे ट्रू कंडीशन हो तो ट्रू रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं जोर ऑपरेटर को। जोर ऑपरेटर जो है वो दोनों साइड पे कोई एक कंडीशन ट्रू हो लेकिन दोनों ट्रू हो तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, कोई एक फॉल्स हो, दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों ट्रू हो तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, दोनों साइड पे कोई एक ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। वो ऐसे होगा कि x इक्वल्स टू 50 अगर हम लिखें, जोर करें y इक्वल्स टू 100, तो ये ट्रू होगी कंडीशन, बिकॉज एक साइड पे फॉल्स हो रही है कंडीशन। तो उसको सेव करते हैं, फायरफॉक्स में देखते हैं जोर क्या रिटर्न करता है, और जोर ने ट्रू रिटर्न किया है बिकॉज यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगर हम इसको भी ट्रू कर दें और सेव करके देखें तो इस दफ़ा फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि जोर बेसिकली ये कहता है कि दोनों में से कोई एक ट्रू हो, दोनों ट्रू ना हो, दोनों फॉल्स ना हो, कोई एक ट्रू हो तो जोर जो है ट्रू रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं एंड के ऑपरेटर को, जो कि 2 दफ़ा एम्परसेंट लिखने से होता है। एको करते हैं इस दफ़ा $x इक्वल्स टू 500 एंड $y इक्वल्स टू 100, और इसको टेस्ट करते हैं तो ट्रू रिटर्न होगा। ये ट्रू रिटर्न हुआ है बिकॉज दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, और ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल ऑपरेशंस हैं जो कि AND और इन 2 एम्परसेंट वाला ऑपरेटर दोनों करते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर हम ये कंडीशन लिखते हैं, ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ईजीली आइडेंटिफाइबल है, और AND का ऑपरेटर जो है वो मिक्सअप हो जाता है कैरेक्टर्स और वर्ड्स के अंदर। तो ये हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर। अब हम टेस्ट करते हैं और का ऑपरेटर जो है 2 पाइप के साइन वाला। एको करते हैं $x इक्वल्स टू 500, या इसको 50 करते हैं, 2 पाइप बना के और बनाते हैं $y इक्वल्स टू 100। इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें ट्रू रिटर्न करना चाहिए PHP को, और इसको रिफ्रेश करते हैं फायरफॉक्स को, तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हुआ है बिकॉज दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही थी। अगर हम दोनों कंडीशन फॉल्स कर दें तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न हुआ है और ऑपरेटर ने। इसको अगर दोबारा 100 कर दें और इसको 500 भी कर दें तो दोनों ट्रू हो रही होंगी तो भी ट्रू रिटर्न होगा हमारे पास। अभी भी ट्रू रिटर्न हुआ है। अब हम देखते हैं कि नॉट का ऑपरेटर जो है वो कैसे काम करता है। तो नॉट का ऑपरेटर बेसिकली इस तरह काम करता है कि हम अगर एको करें नॉट $x इक्वल्स टू $y, तो नॉट का ऑपरेटर इस वक्त ये काम करेगा कि वो ये देखेगा कि x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर तो नहीं है। अगर नहीं बराबर होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर बराबर होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इस सिनेरियो में x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर नहीं है,
तो ट्रू रिटर्न होना चाहिए। इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो इस दफ़ा ट्रू आई है क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं थी। और अगर हम इसको बराबर करते हैं और सेव करें और रिफ्रेश करके देखते हैं तो इस दफ़ा ट्रू नहीं रिटर्न हुआ, क्योंकि इस दफ़ा दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं और नॉट का ऑपरेटर जो है वो नॉट का काम करता है और वो ये टेस्ट कर रहा है कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा। और इस दफ़ा दोनों वैल्यूज़ बराबर थी तो इसलिए उसने फॉल्स रिटर्न किया। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। तो आज इस वीडियो में हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी वीडियो 4 होगी उसमें हम देखेंगे कंडीशंस इन पीएचपी कि पीएचपी में हम कंडीशंस को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उसमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स होंगी हमारी। तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।